नमस्कार। शुम्रतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि आजकल पंजाब में क्या चल रहा है। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर में जो एक टसल सी हो रही है, इसके बीच पुलिस और जो ये आंदोलनकारी हैं, इनको आंदोलनकारी कहना गलत है और किसान कहना भी गलत है। ये कोई किसान नहीं है, ये वो लोग हैं जो ऐसे समय पर जब चुनाव जब आते हैं तो ब्लैकमेल करने के लिए सरकार के पास आ जाते हैं, सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए। और इसमें क्या है, अधिकांशतः वो लोग हैं जो दलाल हैं, जो और राज्यों से, जो अड़ोस पड़ोस के राज्य हैं, वहां से छोटे छोटे किसानों से अनाज खरीदते हैं और एमएसपी पर बेचते हैं। धान और गेहूं, ये दो फसलें जो है मैक्सिमम ये करते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आंकड़े इस बात को बताते हैं कि जितना पंजाब में उत्पादन है उससे ज्यादा वहां पर जो है एमएसपी पे खरीद सरकार करती है। तो कहां से आता है? इधर उधर के लोगों से, छोटे छोटे किसानों से, बाहर के और राज्यों के किसान से, जो इनकी तरह शक्तिशाली नहीं है, जिनके पास ऐसे ट्रैक्टर नहीं है जो टैंक का काम करे, या वो जो मशीनें हैं और जेसीबी है, इस टाइप के हथियार, इन्हें मैं हथियार कहूँगा, ये कृषि उपकरण नहीं है। इन लोगों ने इनको हथियार में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये वो लोग हैं, और ये वो लोग हैं जो इस बात को जानते हैं कि ये मांग कोई भी सरकार पूरी नहीं कर सकती है, कोई भी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2006 की रिपोर्ट आ गई थी और 14 तक सरकार रही कांग्रेस की, यूपीए की। यूपीए माने आज जितने भी इसका समर्थन कर रहे हैं, जितने भी दल कर रहे हैं इस आंदोलन का, वो सब उस सरकार में शामिल थे, यूपीए की सरकार में। तो जब उन्होंने नहीं दिया है तो कुछ ना कुछ तो बात रही होगी कि न देने वाली बात थी। और आप इसका एक वो देखिए किरदार, योगेंद्र यादव, जिसे आंदोलनजीवी कहा जाता है, आजकल ये दो फ्रंट पे काम कर रहा। एक तो जो पूरे देश में गालियां दे रहा है, उसका ये वो बना हुआ है, नीति निर्धारक बना हुआ है, उसका डायरेक्टर बना हुआ है, और दूसरा इन लोगों को भड़काने में लगा हुआ है। बात सिर्फ इतनी नहीं है। मैं योगेंद्र यादव का नाम क्यों ले रहा हूं, ऐसा नहीं है कि खाली योगेंद्र यादव भी इसमें है, और भी बहुत से लोग हैं जिन्हें पता है कि ये सब नहीं होना, लेकिन वो कर रहे हैं। लेकिन मैं योगेंद्र यादव का नाम इसलिए ले रहा हूं कि वो योगेंद्र यादव यूपीए में नेशनल एडवाइजरी कमेटी NAC, जो कि प्रधानमंत्री से ऊपर थी और जिसके निर्देशों पर भारत का प्रधानमंत्री काम करता था, ये उसका सदस्य था। इससे कोई पूछता नहीं है कि अगर तुम तो इतनी बड़ी कमेटी में थे तो तुमने क्यों नहीं लागू किया यूपीए के टाइम पर। अगर ये स्वामीनाथन कमेटी में बहुत सिफारिश है, स्वामीनाथन कमेटी में केवल एमएसपी नहीं है, और भी बहुत सिफारिशें हैं, तो तुमने ये एमएसपी जो आज तुम लड़ रहे हो क्यों नहीं किया? न किसान पूछ रहे, क्योंकि उनको पता है इसके पास कोई जवाब नहीं है, और किसान कांग्रेस से भी नहीं पूछ रहे हैं कि उनको पता है कि कांग्रेस ने नहीं दिया, और आगे अगर कभी दुर्भाग्य से, देश के दुर्भाग्य से अगर कांग्रेस सत्ता में आती है या ये गठबंधन सत्ता में आता है तो वो भी नहीं दे पाएंगे। और अगर दे दिया तो इसकी परिणति क्या होगी ये सोचा जा सकता है। अगर सचमुच में एमएसपी अगर लागू होती है तो आप निश्चित मानिए इस देश का प्रधानमंत्री जो भी रहेगा वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ भीख का कटोरा लेकर के पूरी दुनिया में घूमता फिरेगा। भाई, हमें अपने किसानों को आलीशान जिंदगी देनी है। तो ये प्लानिंग अगर ये लागू होती तो ये निश्चित रूप से होगा। और फिर क्या है, कहते हैं कि साहब आपने स्वामीनाथन को जो है भारत रत्न दिया, तो उनकी सिफारिशें क्यों लागू नहीं करते हैं? अब मैं आपको बताता हूं। जब भारत का संविधान बना तो उस संविधान को बनाने वालों में, खाली मैं अम्बेडकर की बात नहीं कर रहा हूं, राजेंद्र प्रसाद हो गए या और भी जो लोग थे, उनको भी भारत रत्न मिला। क्या उस संविधान में संशोधन नहीं हुए? 100 से ज्यादा संशोधन हो गए। तो फिर आप कहोगे साहब उनको भारत रत्न क्यों दिया, या उनसे भारत रत्न वापस लो। समय होता है, परिस्थितियां होती है, तो उस हिसाब से रिपोर्ट भी बनती है।
और ऐसी मुझे दुनिया की कोई एक, भारत की एक भी कोई ऐसी रिपोर्ट बता दीजिएगा किसी भी कमेटी की जो 100% लागू हुई हो। किसी भी सरकार की बात कर लो आप। मंत्रिमंडल किस लिए होता है? फिर मंत्रिमंडल उस पर विचार करता है। कोई भी अगर समिति की रिपोर्ट अगर आती है तो मंत्रिमंडल देखता है कि ये जो है फिजिबल है कि नहीं है, हमारे संसाधन इतने हैं कि नहीं है। तो समितियां ठीक है बनती हैं, तो उनमें से जो लागू होने वाली होती हैं वो लागू की जाती है। और ये सरकार तो बगैर किसी के कहे हुए उन्होंने किसानों को जो है जितना पिछली सरकार देती थी उससे कई गुना ज्यादा दिया है, किसान सम्मान के रूप में, सब्सिडी के रूप में, और एमएसपी में भी कई चीजों को बढ़ा करके। कई ऐसे उत्पाद हैं, प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जिनका एमएसपी खुद बढ़ाया। असल में क्या है कि जब पिछली बार किसानों का के नाम पर जिन लोगों ने किया था, उनका जो संगठन है उन्होंने इतना रौद्र रूप कर दिया था कि ये सरकार झुक गई और तीनों कृषि कानून वापस लिए। जो सरकार कहती है कि हम किसानों की आय दोगुना करते हैं, दुगना करेंगे, तो उसके पीछे ही वही कृषि कानून थे जिनको इन्होंने वापस करने के लिए मजबूर किया। आज किसान और खुशहाल हो जाते, लेकिन इन्होंने जो है करने नहीं दिया। इससे पहले मैं सब्जेक्ट पर आऊं, आपको मैं एक रोचक बात बताता हूं। इस आंदोलन में, इसके समर्थन में, मतलब मैं आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूं, जो बाहर से जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है एमएसपी देने में, और वो अन्नदाता हैं और ये है वो है करके, इनमें से अधिकांश लोग वो हैं जो अगर टमाटर अगर थोड़ा सा भाव बढ़ गए, 50-60 से 100 अगर चले गए, तो हाई तो वो मचा देते हैं। भाई वो टमाटर भी तो, उसका पैसा भी तो किसानों को जा रहा है। और वो भी क्या है कि जब टमाटर 10 रुपये से भी नीचे चले जाता है, मतलब 10 रुपये तो मैं मार्केट की बात कर रहा हूं, किसान से तो 1 रुपये में जाता होगा, तब ये कुछ नहीं कहते हैं। जब दूध अगर 1-2 रुपये प्रति लीटर बढ़ गया, तो ये आप देखो सोशल मीडिया में कि बच्चों का पेट जो है काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तब ये नहीं कहते किसानों को, ये जो दूध जा रहा है किसानों को जा रहा है, ये डेयरी वालों को जा रहा है, जो भैंसे पाल रहे हैं, गाय पाल रही हैं, तब ये नहीं कहेंगे। तो ऐसे मैं सोशल मीडिया में बहुत देखता हूँ, हाय तो वो, और उनको मैंने तबके भी वो देखे हैं, महंगाई हो गई। एक्चुअली महंगाई किससे होती है? महंगाई तो मेनली जो है इन्हीं चीज़ों पर होती है। महंगाई का जो इंडेक्स होता है तो खाने पीने की वस्तुओं से ही होता है, कोई टेलीविजन से नहीं होता, गाड़ियों से नहीं होता। ये इसका कोई वो नहीं है, जो प्राइस इंडेक्स जो बेस्ड होता है उसमें ये चीज़ें नहीं होती हैं। आगे मैं एक किरदार पर आऊँगा, बड़ा रोचक किरदार है। उससे पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ गलत हो रहा है इस देश में, और उस सब के पीछे एक ही कारण है कि मोदी को हटाना। जो सारे के सारे इकट्ठे हैं वो मोदी को हटाने के लिए, यहाँ से लेकर के विदेशों तक, क्योंकि आज जो देश की जो साख है वो नई इस सरकार की नीतियों की वजह से है। तो मेरा पुनः निवेदन है कि आप जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे अब मैं उसका अच्छा, अब आप मांगे देख लीजिएगा। इनकी मांगे क्या है कि किसानों के लिए पेंशन, मतलब पेंशन भी इनको 10,000 रुपये पर मंथ चाहिए, ऋण माफी, कि जितने भी इनके कर्जे हैं, और ज़्यादातर क्या है बड़े किसानों को ही कर्जे होते हैं और वो बैठे रहते हैं कब हम सरकार को दबाएं और कर्जे माफ़ी करें। 1-2 बार कर्जे माफ़ी हुए हैं, एक लिमिट तक, एक इस सीमा तक कोई एक उन्होंने लिमिट फिक्स कर दी थी, उसके बाद से कभी नहीं हुए। राज्य सरकारें करती हैं, लेकिन वो भी कुछ कानून के कुछ प्रावधानों के साथ, क्या इंटरेस्ट माफ़ कर देंगे या 1/3 इसका माफ़ कर देंगे अगर आप रेगुलर पे करो। इस टाइप की कई स्कीमें होती हैं। तो एक दो क्या है कि पूरा करो। और आप ताजुब करेंगे कि इनकी एक मांग क्या है, WTO से आप अपना संबंध तोड़ दें। WTO माने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं इसका इतिहास बताता हूं WTO का।
पहले शायद उर्गे वार्ता थी या कुछ था, उसके बाद WTO बना, काफ़ी लंबे समय तक इस पर चर्चा चलती रही। WTO का मतलब यह है कि मुक्त व्यापार की नीति। आप यहां से विदेशों में भेज सकते हैं, विदेशी सामान आप खरीद सकते हैं। और जो लिबरलाइजेशन जिसके ये लोग चर्चा करते हैं, कांग्रेसी चर्चा करते हैं कि हमारी सरकार लाई, PV नरसिम्हा राव की सरकार लाई इसको, चाहे परिस्थितियां कुछ भी रही हो, लेकिन वो जरूर लाए। आज वही इनके साथ खड़े हैं जो WTO में शामिल होने के लिए जो उनका प्रपोजल था, जब ये शामिल हुए, आज वो उसके खिलाफ आंदोलन करने वालों के साथ खड़े हैं। उससे भी मजेदार बात और है कि इसी WTO के चक्कर में इनकी सरकार गिरते गिरते बची। वामपंथियों ने नरसिम्हा राव सरकार का समर्थन वापस ले लिया था और सरकार अल्पमत में आ गई थी। फिर उसके बाद और उस सरकार को बचाने के लिए सांसद खरीदे गए थे। नरसिम्हा राव की भी पेशी हुई और कई सांसद, अगर आपको इतिहास पता होगा तो सब पे आरोप लगे थे किस किसने पैसे लेकर के उस सरकार को बचाया। अब ऐसी परिस्थितियां झेलने के बावजूद अगर कांग्रेस ये कहती है तो इसके बराबर हिपोक्रेट कोई नहीं है, इसके बराबर पाखंडी कोई पार्टी है नहीं। न इसने MSP लागू किया, WTO में ये लाए। हम मानते हैं कि WTO में लाना बहुत जरूरी था। आज अगर आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और आपको क्या दिक्कत है, मैं तो ये कहता हूं कि देखिए WTO से क्या फायदा है। WTO का सबसे अच्छा फायदा उठाया चाइना ने। आप ये देखिए, विरोधाभास देखिए कि जिस समय कम्युनिस्ट यहां पर विरोध कर रहे थे WTO में शामिल होने का, उस समय चाइना कोशिश कर रहा था WTO में शामिल होने का। तो WTO में क्या, हमारे पास सस्ती लेबर है, सब कुछ है, और हम उत्पादन बढ़ाएं, स्टार्टअप करें, अपने यहाँ उद्योगों को FDI वो कराएं, अपने यहाँ वो करें, मेड इन इंडिया करके जो स्कीम है। तो ये चीजें हैं। तो ये जो है, आपने कहीं देखा होगा कि क्या मारपीट चल रही, की वीडियो में डाल रहा हूं कि उससे सुरक्षा बलों से लड़ाई कर रहे हैं लट्ठे लेकर के, और बाकी इनकी मशीनरी आपने सब देख ली कि हम तोड़ फोड़ कर देंगे। एक्चुअली क्या है कि 2000 जो पुराना वाला जो वो था 2021 का आंदोलन, उसमें सरकार झुक गई थी। तो इस बार भी इनका यही था कि ये कमजोर सरकार है, इसको फिर झुकाओ और आगे जो है जनता के सामने एक उदाहरण दो कि देखिए ये सरकार बहुत ही बेकार सरकार है, ये गलत काम करती है और फिर अपने कदम पीछे लेती है। सबसे बड़ा बच के रह तू, बच के दुनिया है कर्म ख्यालियां तो मेरे बारे पुछ ली जा मोरस बदालियां तो आओ खुद तू ही चलता साडा पुट्ठा। अब क्या हो रहा है इसमें, ये लोग केवल 2-3 फसलों पर ही ध्यान दे रहे हैं, जिससे पूरी पंजाब हरियाणा की कृषि खत्म हो रही है। पानी का ज़्यादा दोहन हो रहा है, फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज हो रहा है, जो उर्वरक जमीन थी वो खत्म हो रही है। ये इनको आज पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां, जो इनके बच्चे और उसके आगे जो वंशज होंगे, वो भूखे मरेंगे। इसलिए सरकार ने कहा कि आप डाइवर्सिफाई करो, आप मिलेट दालें वो करो, ज्वार बाजरा मक्का वो करो, इसमें हम MSP दे देंगे अगले 5 साल की गारंटी देने के लिए। और मतलब जो हम लाखों करोड़ का आयात करते हैं पैसा दे करके, वो अगर वो पैसा हमारे किसानों को तो जाएगा, लेकिन इससे क्या, इन्होंने मना कर दिया तो औरों पे ये अवेयरनेस नहीं आई। तो एक बार मेरा पुनः आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।